हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर टॉपिक स्टडी। आज जो हम कराने वाले हैं राजस्थान आईटीआई अनुदेशक कनिष्ठ अनुदेशक जो 23/3/2019 का पेपर है, एग्ज़ाम का पेपर है ये। इसके पहले जो है 150 नंबर क्वेश्चन होता था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बात की जाए तो 150 नंबर के क्वेश्चन जो है होते थे, जिसमें 50 क्वेश्चन जो है राजस्थान जी के रहते थे और 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड के रहते हैं। तो इसके पहले जो है हमने 50 ट्रेड के क्वेश्चन करा चुके हैं। अब जो है पार्ट ए में करा चुके हैं। पार्ट बी ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। पार्ट ए नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर आप इंस्ट्रक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन की बात की जाए तो क्षतिग्रस्त, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्षतिग्रस्त चूड़ियों को सुधारने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए है डाई नट, बी है वृत्ताकार स्प्लिट डाई, और सी है 2 पीस डाई, और डी है डाई प्लेट। तो आप जानते हैं कि क्षतिग्रस्त चूड़ी को ठीक करने के लिए जो है डाई नट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पावर हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग होती है। पावर हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग होती है, कैसी सेटिंग होती है? एकहरी टेढ़ा मेरा, बी है दोहरी टेढ़ा मेरा, सी है जिग जैग सेटिंग, और डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये सभी। इसका जो सही आंसर हो जाता है दोस्तों ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 103 नंबर, वृत्ताकार आरी में निम्न प्रकार की ब्लेड प्रयोग में नहीं लाई जाती। क्या है यहाँ? नहीं लाई जाती। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, नहीं देखते हैं और गलत आंसर में आ जाता है। ऑप्शन ए है टेनन ब्लेड, बी है कॉम्बिनेशन ब्लेड, सी है क्रॉस कट ब्लेड, और डी है रिब ब्लेड। तो इसमें जो है रिब ब्लेड का नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑटोमेटिव गियर ऑयल के लिए कलर कोटेड, ऑटोमेटिव गियर ऑयल के लिए कलर कोटेड में कौन सा रंग निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होता है हल्का हरा। क्या होता है? हल्का हरा। अगला क्वेश्चन है हमारा असेंबली तकनीक की सीलिंग प्रक्रम में कार्यकारी अवयव होता है। ऑप्शन ए है प्रवर्तन, बी है पिनिंग, सी है डावेलिंग, और डी है स्टेकिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों प्रवर्तन। क्या होता है? प्रवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कठोर इस्पात तथा ढलवा लोहे की लैपिंग में कौन सा अपघर्षक एब्रेसिव प्रयुक्त होता है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा लैपिंग लिखा है, इसलिए यहाँ जो है ऑप्शन ए है हीरा प्राकृतिक कुरेंडम, सी है एल्युमिनियम ऑक्साइड, और डी है सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड। क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य प्रयोजन ड्रिल निम्न की बनी होती है। कितना आसान क्वेश्चन है, यह आप एकदम बता दीजिएगा और इंस्ट्रक्टर बन जाइएगा। ऑप्शन ए है इस्पात, बी है उच्च कार्बन इस्पात, और सी है उच्च चाल इस्पात, और डी है सीमेंट कार्बाइड। तो देखिएगा यहाँ पे इसका सही आंसर है दोस्तों सी हाई स्पीड स्टील। किसका बना होता है? हाई स्पीड स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन थोड़ा हमारा फॉर्मूला बेसिस पे है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि कटिंग गति 33 मीटर प्रति मिनट है हो तो 14 mm छेद करने के लिए ड्रिल की गति चक्कर मिनट आरपीएम में होगी। आरपीएम क्या पूछा गया है? यहाँ आरपीएम पूछा गया है। तो आरपीएम कैसे निकलेगा देखिएगा। यहाँ लिखेंगे हम CS बराबर पाई DN/1000। ये हो गया आपका फार्मूला। यहाँ फार्मूला में आप फिट करेंगे इसको। इस फार्मूला में अगर फिट करते हैं तो कटिंग स्पीड हमारा 33 था, 14 mm डाया था, और 22/7 हमारा मान हो गया इंटू 1000 इंटू N। क्या है हमारा? N जो है आरपीएम है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 11 दूनी का 22, 11 33, ऊपर से ऊपर कट जाता है। ये सब बताने की आपको जरूरत नहीं है। 7 दूनी का 14। अब यहाँ आइएगा, 2 से काटिएगा, 2 × 5 = 10, 0 0
फिर आइएगा 2 दूनी के 4, 2 पच्चे 10, 250, 250 गुने 3 कीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा 750। कितना हो जाता है 750। तो हमारा जो RPM कितना आ गया 750 आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मरोड़ी बर में मतलब ट्विस्ट रील की काया की संपूर्ण लंबाई पर बने खांचे को कहते हैं। संपूर्ण लंबाई पर जो खांचा बना होता है ट्विस्ट रील में उसे क्या कहते हैं, उसे जो हम जानते ही हैं कि वह क्या कहलाता है, फ्लूट्स कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, फ्लूट्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब केंद्र खराद का औजार घूर्णन अक्ष के लंबवत गति करता है तो ऑप्शन ए है वह एक बेलनाकार सतह को उत्पन्न करता है, बी है वह एक स्पॉट सतह को उत्पन्न करता है, और सी है वह एक टेपरी सतह को उत्पन्न करता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वह एक स्पॉट सतह को उत्पन्न करता है। देखिएगा जब भी आप लंबवत फीट देते हैं तो किस में फीट देते हैं, लेथ मशीन पर वर्क करते समय लंबवत फीट कहाँ देते हैं, जब आपको फेसिंग करना होता है। क्या करना होता है, फेसिंग करना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि शंकु या शंक्वाकार सतह का खरादन निम्न के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, शंकु या शंक्वाकार सतह का खरादन किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए है टूल हेड को घुमाकर, बी है टूल को घुमाकर, सी है हेड स्टोक को घुमाकर, और डी है टेल स्टोक को घुमाकर। इसका सही आंसर बोलता है टेल स्टोक को घुमाकर। कैसे करते हैं, टेल स्टोक को घुमा के करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चालक पुली का व्यास 30 सेंटीमीटर तथा वह 400 चक्कर प्रति मिनट RPM पर घूम रही है। यदि चलित गिरनी 120 चक्कर प्रति मिनट पर घूम रही है तो उसका व्यास क्या है। तो इसका सही आंसर कैसे निकालेंगे आप, देखिएगा आप याद रखिएगा D1 बटे D2 बराबर N2 बटे N1 क्या होता है, N2 बटे N1। अब यहाँ मान रखेंगे हम, D1 का मान हो जाता है 30 बराबर D2 हमें पता नहीं है, D2 क्या है हमें पता नहीं है। अब यहाँ N1 का मान कितना है, N1 के मान की बात की जाए तो वह हो जाता है 400, और यहाँ जो होता है N2 का मान 120 है। N2 का मान कितना है, 120 है। यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो 3 चौका 12 और एक मरतबे कट जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो हमारा क्या हो जाएगा, D2 का व्यास कितना होगा, यह जो होता है हमारा 100 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप पूरा समझ पाए होंगे। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत बारीकी से बताए हम, समय ज़्यादा लगने के कारण इसको पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक गियर में पिच वृत्त व्यास तथा दांतों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। तो इस सब बिना सोचे ऐसे क्वेश्चन में हम टाइम नहीं लेंगे। मॉड्यूल बराबर होता है पिच व्यास बटे दांतों की संख्या। क्या होता है, पिच व्यास बटे दांतों की संख्या। अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अर्धवृत्ताकार चाबी क्या है। निम्नलिखित अर्धवृत्ताकार चाबी हल्के बल अघूर्णन के संचरण में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए है पंख चाबी, ऑप्शन ए देखिएगा पंख चाबी, बी है उड्रप चाबी, सी है जीभ हेड चाबी, और डी है काठी चाबी। तो जानते ही हैं कि अर्धवृत्ताकार चाबी कौन सा होता है। अर्धवृत्ताकार चाबी की बात की जाए तो वह होता है उड्रप की का बात किया जाए तो उड्रप की का उपयोग जो होता है ऑटोमोबाइल में किया जाता है। ऑटोमोबाइल के काम सॉफ्टवेयर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वर्म गियर शक्ति हस्तांतरण में काम आते हैं। यह दो नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट जो सामान्यतः एक दूसरे के सापेक्ष समकोण पर हो। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। दोनों वर्म गियर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, समकोण जगहों पे पावर ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शक्ति प्रेषण में बेल्ट की स्प्रिय चाल तथा पुली की स्पर्शीय चाल के अंतर को कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ये जो होता है स्लिप कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धनात्मक क्लच क्या है भैया,
यह जो है धनात्मक क्लच, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव क्लच। पॉजिटिव ऑप्शन ए है सिंगल प्लेट क्लच, सी है डॉग क्लच, और बी है कोन क्लच, और डी है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो यहाँ जो है धनात्मक क्लच में आता है डॉग क्लच। यह जो है पावर ट्रांसमिट करते समय इसको अलग नहीं कर सकते हैं जब भी दो। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्लच द्वारा प्रेषित बल अघूर्ण निम्न पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है घूर्णन गुणांक पर, बी है स्प्रिंग बल पर, और सी है संपर्क सतहों पर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर की बात की जाए, इसका सही आंसर हो जाता है आपका डी, इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवाज रहित साइलेंट चेन को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है उल्टा दांता चेन, और बी है रोलर चेन, सी है लीफ चेन, और डी है ब्लॉक चेन। इसका सही आंसर की बात की जाए तो यह जो होता है उल्टा दांता चेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फास्ट एंड लूज पुली में फास्ट पुली वह पुली है जो ए तेज चलती है, बी है स्वतंत्र रूप से चलती है, और सी है शाफ्ट व फिटेड रहती है, और डी है इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों शाफ्ट व फिटेड रहती है। क्या होती है? शाफ्ट व फिटेड रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्रॉस बेल्ट या ओपन बेल्ट द्वारा जुड़ी दो घिरनियों की कोणीय गति होती है। क्रॉस बेल्ट में आप जानते हैं कि दोनों पुली एक दूसरे के क्या है विपरीत चलती है। तो यह जो होता है ऑप्शन इसका सही आंसर की बात की जाए, डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे हम आपको बी, उसके व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? उसके व्यास के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बहुत लंबा है। सोल्डरिंग की प्रक्रिया में आपने नोटिस किया है कि पर्याप्त रूप से गर्म तांबे की सोल्डरिंग बिट को सोल्डर बार के ऊपर रगड़ने पर भी सोल्डर उससे नहीं चिपकता है। आपको इस समस्या से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है सोल्डर को पूर्व गर्म करना, बी है बिट को अच्छी तरह से साफ करना, और सी है सोल्डरिंग बिट आकृति को परिवर्तित करना, और डी है लंबी अवधि के लिए सोल्डर के ऊपर बिट का रगड़ जाना। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है दोस्तों बी, बीट को अच्छी तरह से साफ करना। यह देखिएगा कभी कभी सोल्डरिंग आयरन जो है सोल्डरिंग नहीं हो पाता तो क्या करते हैं उसके पॉइंट के इलेक्ट्रीशियन क्या होते हैं उसको घिसते हैं। तो वही चीज़ को पूछा गया है वीडियो। सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए उसमें किस धातु को मिलाया जाता है? सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है? ऑप्शन ए है एंटीमनी, बी है चांदी, सी है शीशा, और डी है तांबा। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों एंटीमनी। एंटीमनी मिला के जो है सोल्डर का गलनांक कम किया जा सकता है, और बिस्मिथ मिला के सोल्डर का गलनांक जो है बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि सोल्डर बिट के लिए उत्तम पदार्थ क्या है? सोल्डरिंग पॉइंट का जो बिट होता है, ये बिट जो होता है वो किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए है शीशा, बी है टीन, सी है तांबा, और डी है जस्ता। इसका सही आंसर हो जाता है वह जो होता है तांबा का बना होता है। सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो सोल्डर शीशा टीन का मिश्रण, तो सोल्डर, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। देखिए आ ही गया, सोल्डर एक मिश्र धातु है। सोल्डर एक मिश्र धातु अभी बताए हैं जो किसका मिश्रण है? शीशा और टीन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? शीशा और टीन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कितना आसान क्वेश्चन है, आप चाहे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसलिए कंपटीशन जो है ट्रेड में थोड़ा सा पढ़ के जाइए तो आप अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं। रैग बोल्ट एक प्रकार है, रैग बोल्ट एक प्रकार है। ऑप्शन ए है वेल्डिंग बोल्ट का, बी है फाउंडेशन बोल्ट का, और सी है हैवी ड्यूटी बोल्ट का, और डी है लॉकिंग बोल्ट का। इसका सही आंसर की बात की जाए तो रैक बोल्ट, आप जानते ही हैं कि रैक बोल्ट क्या है? एक तरह का फाउंडेशन बोल्ट होता है। क्या होता है? फाउंडेशन बोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जिग को फिक्सर पर कौन से प्रक्रम में
वरीयता दी जाती है? जी को फिक्सर में कौन सी प्रकार में वरीयता दी जाती है? तो ऑप्शन ए है मिलिंग, ऑप्शन बी है टर्निंग, सी है डीलिंग, डी है नर्लिंग। तो जी को जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है? डीलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है? डीलिंग के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है जी का प्रयोग नहीं होता है। जी का प्रयोग नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है भैया? ऑप्शन ए है डीलिंग में, बी है रिमिंग में, सी है मिलिंग में और डी है टैपिंग में। इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों सी, मिलिंग में नहीं होता है। मिलिंग में जो है इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्स जिग प्रयुक्त होते हैं, बॉक्स जिग प्रयोग होते हैं। ऑप्शन ए है बड़े कार्यखंडों पर डील करने के लिए, बी है विभिन्न प्रकार के कार्यखंडों पर डील करने के लिए और सी है वृत्ताकार फ्लेंजेदार कार्यखंडों पर डील करने के लिए और डी है कार्यखंड पर किसी भी कोण पर डील करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाता है बॉक्स जिग का उपयोग होता है कार्यखंड पर किसी भी कोण पर डील करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि पतली इस्पात चादरों में छिद्र करने के लिए कौन सी जिग प्रयोग में लाई जाती है? तो पतली सीट में छिद्र करने के लिए जो है सैंडविच जिग का प्रयोग किया जाता है। हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। हम कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि आप अनुदेशक हैं, आपको बहुत चीज़ें याद होंगी जरूर। ग्राइंडिंग व्हील के निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? ग्राइंडिंग व्हील के निर्माण के लिए कौन सा प्रयोग होता है? ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, बी है ग्रेनाइट, सी है रेती, डी है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर होता है सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील में लोडिंग नामक दोष उत्पन्न होता है। लोडिंग दोष क्या है? ग्राइंडिंग व्हील में जो है ग्राइंडिंग करते समय चिप्स फंस जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लोडिंग कहते हैं। उत्पन्न होने का कारण है, तो अब देखें क्या कारण है, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे आप। ऑप्शन ए है व्हील का असंतुलित होना, बी है व्हील का चिकना होना और सी है व्हील के रंध्रों में धातु भरना और डी है व्हील में क्रैक आना। तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो अभी बताया ही आपको कि व्हील में लोडिंग क्या कहता है? व्हील के रंध्रों में धातु भरना। तो देखिए आपको याद होता है लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जिसका आंसर एग्जाम में गलत कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि कांच की सतह पर ग्राइंडिंग करने के लिए कौन सा अपघर्षक एब्रेसिव प्रयोग होता है? कांच की ग्राइंडिंग के लिए कौन सा अपघर्षक प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है डायमंड, बी है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सी है क्वार्टर और डी है सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो यहाँ जो होता है डायमंड का प्रयोग किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप समायोजन में सन हेम्प पैकिंग का उपयोग होता है। हेम्प पैकिंग का उपयोग होता है तो ऑप्शन ए है आसानी से जोड़ने के लिए, सी है रिसाव से बचने के लिए और बी है चूड़ियों के मध्य अंतराल को भरने के लिए और डी है किस कसी हुई फिटिंग प्राप्त करने के लिए। तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो यह जो होता है रिसाव से बचने के लिए किया जाता है। हम अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन सा बॉल बेयरिंग का एक भाग नहीं है? निम्न में से बॉल बेयरिंग का एक भाग नहीं है। ऑप्शन ए है आंतरिक रिंग, बी है बाह्य रिंग, सी है बॉल्स और पिंजरा और डी है बूस। यह जो है इसकी बात करें तो यह जो है बूस नहीं है। क्या है? बूस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सादे बूस बेयरिंग की हाउसिंग में बूस को घूमने से रोकने के लिए किसे फिट करना चाहिए? ऑप्शन ए है ब्रेजिंग, बी है सोल्डिंग, सी है वेल्डिंग और डी है चाबी। तो घूमने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चाबी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा कि शाफ्ट का वह हिस्सा जो प्लेन बेयरिंग के अंदर रहता है, प्लेन बेयरिंग के अंदर रहता है कहलाता है। ऑप्शन ए हब, बी है रेसेस, सी है केज और डी है जनरल। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों जनरल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बेबिट लोकप्रिय बेयरिंग पदार्थ किसका मिश्र धातु है? तो ऑप्शन ए है टीन, एल्युमिनियम, तांबा, एंटीमनी, बी है टीन, सीसा,
तांबा और एंटीमनी, सी है मैंगनीज सीसा तांबा और एंटीमनी, और डी है मोलिब्डेनम सीसा तांबा और एंटीमनी। इसका सही आंसर की बात की जाए, इसका सही आंसर जो है यहाँ देखिएगा, इसका सही आंसर है जो टीन सीसा तांबा और एंटीमनी है। क्या है? टीन सीसा तांबा और एंटीमनी है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सॉरी एक टैप से एक छिद्र सूत्रण के बाद यह पाया गया है कि चूड़ी की शिखा क्रेस्ट का गठन पूरी तरह से नहीं हुआ है। यह दोष किस वजह से है? ऑप्शन ए है अपर्याप्त शीतलक आपूर्ति, बी है टेपर के किनारे काटने की नोक का टूटा होना, और सी है टेप ड्रिल आकार की तुलना में छेद का थोड़ा कम आकार होना, और डी है टेप ड्रिल आकार की तुलना में छेद का थोड़ा अधिक आकार है। यहाँ जो है अधिक आकार होने के कारण जो है क्रेस्ट पूरी तरह से नहीं चल पाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो यह भी जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि M12/1 चूड़ी बनाने के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना करो। टैप ड्रिल साइज की यहाँ गणना कीजिएगा तो टैप ड्रिल साइज की गणना का सूत्र होता है कि यहाँ जो सूत्र होता है टैप ड्रिल साइज में होता है ड्रिल साइज -2 × 0.61 इंटू पिच। क्या होता है? 0.61 इंटू पिच, यही फॉर्मूला होता है। इस पर रखेंगे हम ड्रिल साइज कितना दिया गया 12 mm माइनस टैप साइज 12 mm हो गया, और यहाँ जो है 2 × 0.61 इंटू पिच 1 mm कितना दिया है 1 mm। तो यहाँ जो सीधा सॉल्व करेंगे यहाँ पर 12 - 1.22 हो जाएगा। ये कितना होगा 12 - 1.22। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 10.78। कितना आ जाएगा 78 जो है ड्रिल का साइज आएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है 7, तो यहाँ इसका सही आंसर अगर बात की जाए तो यह जो है आपका सही आंसर हो जाता है 10.8 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। डाई है एक तो आपका स्टूडेंट भी बना सकता है। ऑप्शन ए है आंतरिक चूड़ी कर्तन औजार, बी है वर्गाकार चूड़ी कर्तन औजार, और सी है एकमी चूड़ी कर्तन औजार, और डी है बाह्य चूड़ी कर्तन औजार। तो यह जो है बाह्य चूड़ी मतलब एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग के लिए जो है डाई का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी कार्यखंड पर हीरे की आकृति का रूप पैटर्न उभारने की प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए है रिमिंग है, बी है नर्लिंग है, सी है टैपिंग है, और डी है ग्रूविंग। इसका सही आंसर है दोस्तों नर्लिंग है। क्या है? नर्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नर्लिंग के समय गति होती है। ऑप्शन ए है धीमी, ऑप्शन बी है तेज, और सी है टर्निंग के बराबर, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता है नर्लिंग के समय जो है गति जो है धीमी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ASA पद्धति में यदि औजार का नामांकन 8, 6, 5, 10, 15, 2 है तो नासिका त्रिज्या होगी। यह जो है लेथ मशीन का है, टूल का 7 डिजिट में दिया जाता है। इसको थोड़ा देखिएगा ध्यान से, बुक में मिल जाएगा अगर आप नहीं जानते तो। इसका जो है D 2 mm है। नासिका त्रिज्या जो कहलाता है 2 पहला शब्द कहलाता है। आगे देखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि छिद्र के सिरे को प्रवर्णित करने के प्रक्रम का नाम है। क्या है? छिद्र के सिरे को प्रवर्णित करने के प्रक्रम का नाम है। तो ऑप्शन ए है काउंटर बोरिंग है, बी है स्पॉट फेसिंग है, सी है काउंटर सिंकिंग है, और डी है रिमिंग है। तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो यह जो होता है काउंटर सिंकिंग होता है। क्या होता है? काउंटर सिंकिंग। क्वेश्चन वही है, आपको याद भी है, लेकिन आप जो है पढ़ने के कारण जो है हिंदी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि क्या लिखा है, नहीं वो आंसर है कि नहीं, इसी कारण से आप गलत मार जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि पहले से बने छिद्र को एक छोर से सीमित लंबाई तक चौड़ा करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है वेदन है, बी है ड्रिलिंग है,
सी है काउंटर बोरिंग है और डी है काउंटर सिंकिंग है। तो यह जो होता है क्या कहलाता है? काउंटर बोरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? काउंटर बोरिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है खराद मशीन का कौन सा भाग शक्ति संचालित नहीं होता है? खराद मशीन का कौन सा भाग शक्ति संचालित नहीं होता है? क्रॉस स्लाइड, बी है कैरेज, सी है कंपाउंडर्स और डी है लीड स्क्रू। शक्ति संचालित नहीं होने की बात की जाए तो यहाँ जो है कंपाउंडर्स, कंपाउंडर्स तो है स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब इसमें पूरे चैप्टर को कवर। खराद लेथ के फेसिंग प्रक्रिया में किस प्रकार की फीड की आवश्यकता होती है? ए है अनुदैर्ध्य, बी है क्रॉस, सी है अनुदैर्ध्य तथा क्रॉस दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है तो दोनों का प्रयोग करते हैं, अनुदैर्ध्य तथा क्रॉस दोनों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे खराद लेथ पर कट की गहराई देने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है कंपाउंड स्लाइड, बी है टॉप स्लाइड, सी है औजार को समायोजित करके और डी है क्रॉस स्लाइड। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्रॉस स्लाइड का उपयोग जो होता है गहराई देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लेथ खराद सेंटर कौन से मानक टेपर के साथ बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए है मोस्ट, बी है ब्रिटिश, सी है मीट्रिक और डी है सात। तो यह जो होता है मोस्ट टेपर के अंदर बनाए जाते हैं। अगर यह जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।